ओके देखो, आरटीपी नवंबर 19 सबसे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, मास्टर क्वेश्चन है। और टेस्ट नॉलेज में कौन सा क्वेश्चन है अपना? क्वेश्चन नंबर 12। अब इसको ना, इसमें हर चीज इंक्लूडेड है। जैसे अगर स्टार्टिंग से देखते हैं, एच लिमिटेड एक्वायर्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी इन टू ट्रांचेस, मतलब दो पार्ट्स। 1 नवंबर 2016 को 15% और 1 जनवरी 2017 को 45%। तो डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सा हो गया? ठीक है, इसके बाजू में हम लोग लिख देंगे 1 जनवरी 2017 जो है आपका डेट ऑफ एक्विजिशन है। मतलब ये यहाँ पे हमको फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो पहला 3-4 लाइन है, ये आपके लिए क्या है? एग्जिस्टिंग स्टेक के बारे में बताया। एग्जिस्टिंग स्टेक प्लस न्यू स्टेक, तो तब तो जाके आपको उसके ऊपर कंट्रोल आया। फिर एच लिमिटेड एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर एस लिमिटेड ऑन 1 जनवरी, वापस से वो लोग ने दिया। एंड फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड क्या एक्वायरी है कि एक्वायरर है? एक्वायरी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्वायरी। और एच लिमिटेड ने एक्वायर किया है, तो एच लिमिटेड को क्या बोलेंगे? एक्वायरर। ठीक है, ये थोड़ा मार्किंग आप पेंसिल से कर लेना। और आपको एक्वायरी का बैलेंस शीट कोई क्यों देगा? आपको नॉन करंट एसेट दिया, करंट एसेट दिया, टोटल एसेट, नेट एसेट्स के लिए देगा, तो उसका पर्पज है नेट एसेट। तो आप लिख सकते हो बिलो बैलेंस शीट ऑफ एक्वायरी इज गिवन, बिलो बैलेंस शीट ऑफ एक्वायरी इज गिवन फॉर पर्पज ऑफ नेट एसेट्स। जे आपको भी लिखना है, फॉर पर्पज ऑफ नेट एसेट्स। और आगे तो देखो, अभी 40% क्वेश्चन तो बैलेंस शीट ने और एग्जिस्टिंग स्टेक ने बता दिया। अब आगे का 60%, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन दी अबव बैलेंस शीट। अब इन दी अबव बैलेंस शीट बोला मतलब ये जो पीपी है ये किसको बिलोंग करता है? एस लिमिटेड को। तो यहाँ पे एस लिमिटेड मतलब एक्वायरी। ठीक है, इंक्लूड लीज होल्ड मोटर व्हीकल हैविंग ए कैरिंग वैल्यू ऑफ ₹1 करोड़ एंड ए फेयर वैल्यू ऑफ ₹1.2 करोड़। डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ द लीज was 1st April 2010. On the inception of the lease, S Limited had currently classified the lease as financial lease. तो फाइनेंशियल लीज है, तो उसको हम लोग अपना पीपी का पार्ट मानते हैं, एस 19। ठीक है, हाउएवर इफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 17 आर कंसीडर्ड, द लीज वुड बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग लीज। अभी डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सा है? 1 जनवरी 2017 है, और ये लोग 1 अप्रैल 17 का बोल रहे हैं, लेकिन 1 जनवरी 17 तक तो वो फाइनेंशियल लीज ही था। अब ये जो फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज कॉन्सेप्ट है ना, ये इंडेस 116 ने हटा दिया है लेसी के बुक्स में। तो ना तो ये फाइनेंशियल लीज होएगा, ना तो ऑपरेटिंग लीज होगा, मगर ये राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट होएगा। राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, खाली क्लासिफिकेशन चेंज होएगा। तो क्या वो एज ए आरओयू एसेट अपने पीपी में या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रहेगा? यस, वो रहेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो पूरा आपका जो है बाजू में ये आप लिख सकते हैं कि भाई लेसी के बुक्स में ना तो वो फाइनेंशियल लीज है, ना ऑपरेटिंग लीज है, वो क्या है? आरओयू एसेट एज पर इंडेस कौन सा? 116। तो लेटर से इसको मैं बोलता हूँ एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया आपका, है ना। पहले तो चलो इंट्रोडक्शन था एग्जिस्टिंग स्टेक का, फिर सेकंड बैलेंस शीट आया। क्वेश्चन का भी चाहिए तो एक समरी बना लेंगे, पहला एग्जिस्टिंग स्टेक, फिर दूसरा बैलेंस शीट ऑफ एक्वायरी दिया है विद द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द नेट एसेट्स, तीसरा आपको आरओयू एसेट दिया है। अब ये उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है, एक काम करता हूँ इसको थर्ड ही कर देता हूँ। अब फोर्थ का पार्ट काफी बड़ा है। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ एस लिमिटेड। तो हम लोग ने तो सीखा भाई सामने वाले का नेट एसेट सारे एक्वायर करो, अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर नहीं करता है तो भी उसको एक्वायर करो, बराबर। तो फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन 1 जनवरी 2017। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 1 जनवरी 2017, बाजू में डीओए लिखेंगे। लॉ सूट फाइल्ड बाय कस्टमर फॉर ए क्लेम ऑफ ₹2 करोड़। अभी क्या इंटर पार्टी मतलब प्री एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन है क्या एक्वायर और एक्वायरी का? नहीं, ये तो थर्ड पार्टी है। कस्टमर के यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पार्टी। ठीक है,
और कितने का है 0.5 करोड़। तो अपने को ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि नहीं, यस कंटीजेंट लायबिलिटी अपन माइनस करेंगे, कंसिडर करेंगे। यहां पे आपको कंफ्यूज करने को दिया कि इट इज नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द क्लेम। मतलब ये कौन बोल रहा है, इंडेस 37 बोल रहा है, मगर इंडेस 103 तो 37 को ओवरराइड करता है, क्योंकि इंडेस 103 स्पेशल इंडेस है। एनी अमाउंट विच वुड बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ सूट विल बी टैक्स डिडक्टेबल। मतलब आगे जाके जब भी पे करेंगे तो उस पर टैक्स डिडक्शन मिलेगा। इनकम टैक्स डिमांड ऑफ ₹7 करोड़ रेज्ड बाय द टैक्स अथॉरिटी एस लिमिटेड हैज चैलेंज्ड द डिमांड इन द कोर्ट। और उसका जो फेयर वैल्यू कितना है 2.0, तो वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। It is not probable that outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the claim। वापस से इंडेक्स 37 बीच में आ रहा है, मगर ये लाइन को हम लोग को इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या ये दोनों भी चीजें हम कंसीडर करेंगे? यस, हम कंसीडर करेंगे। और इन रिलेशन टू द अबव कंटीजेंट लायबिलिटी एस लिमिटेड हैज गिवन एन इंडेमनिफिकेशन एसेट अंडरटेकिंग। हम लोग ने इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन किया था। सो इंडेमनिफिकेशन एसेट डेबिट होता है, ठीक है, तो क्योंकि वो रिसीवेबल होता है। तो और ₹1 करोड़ रिप्रेजेंट्स द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ द इंडेमनिफिकेशन अंडरटेकिंग। चलो, तो उसका उन लोग ने फेयर वैल्यू भी बता दिया। एनी अमाउंट विच वुड बी रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबाउट अंडरटेकिंग शैल नॉट बी टैक्सेबल। तो वो भी, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं आएगा। ये लोग बार बार टैक्स की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि डेफर्ड टैक्स के टाइम पे क्या डिडक्टेबल है, क्या नॉट डिडक्टेबल है, वो सब चीज देखना पड़ेगा। और जैसे जो इनकम टैक्स होता है ना, इसको दो बार डिडक्ट नहीं करते। एक इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 40A, दो बार डिडक्ट नहीं करने का क्या मतलब है? जैसे आपने P&L अकाउंट बनाया और आपका जो लेटेस्ट से ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 100 और आपका एक्सपेंस 1 है 10, ये डिडक्टेबल है। एक्सपेंस नंबर 2 है 10, ये भी डिडक्टेबल है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 80 आपका क्या है नेट प्रॉफिट, इस पे टैक्स आएगा। अब आपने कोई पुराना टैक्स पे किया और आपने बोला कि ये टैक्स मैं इधर 5 करके आज मैं टैक्स 75 पे पे करूंगा, तो ये गलत हो जाता है। ये कौन रोकता है? सेक्शन 40A रोकता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। इसका मतलब क्या कि आप टैक्स 80 पे पे करोगे कि 75 पे? 80 पे ही पे करेंगे, क्योंकि आपके जो टैक्स को एज एन एक्सपेंस डिडक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग डेफर्ड टैक्स का रेट दिया है, आगे जाके क्वेश्चन ने इनकम टैक्स रेट कुछ 30% दिया, तो जब हम लोग फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स को कंपेयर करेंगे तो जो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है उसको कंसिडर नहीं होने वाला है। तो वो देखेंगे कैसे होएगा। तो यहाँ पे यस, हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं? ये लाइन तक पहुंच गए। यहाँ से नया चीज चालू होगा। मतलब आपका जो नंबर 4 जो पार्ट है क्वेश्चन का, वो कहाँ तक चला है? इधर तक चला है, नंबर 4 तक आप पहुंच गए हो, ठीक है। उसके आगे एक काम करते हैं, ये इधर तक आएगा, इधर तक आएगा नंबर 4। उसके आगे कैरिंग वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल ऑफ ₹4 करोड़ रिप्रेजेंट्स इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट इंड एस। ओके, तो ये नंबर 5 आया। अब नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, इसका क्या मतलब है? नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का देखो, एसेट्स, अगर आपका एसेट आपके बिजनेस यूज के लिए काम आता है तो इंडेक्स 16 आता है, अगर आप उसको रेंट वगैरह पे देते तो 40 आता है। और अगर प्रॉपर्टी ऐसे ही रखा है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, यानी कि इसमें इन्वेंट्री का फ्लेवर आ जाता है और उसके लिए एक स्पेशल इंडेक्स आया 105। अब इन्वेंट्री क्या बोलता है? इन्वेंट्री जो AS2 है या इंडेक्स 2 है, वो बोलता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हेल्ड फॉर सेल है ना, तो डेप्रिसिएशन रुक जाएगा। डेप्रिसिएशन का पर्पस क्या था? आपके एसेट्स को धीरे धीरे करके वैल्यू उसकी कम करता है जैसे जैसे उससे बेनिफिट मिलता है। लेकिन जब वो एसेट से बेनिफिट मिलना स्टॉप हो गया है तो फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। तो नॉर्मली तो एसेट पे डेप्रिसिएशन आता है, यस डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन जब वो यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट और NRV, या तो आप इसको बोल सकते हो कॉस्ट और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। तो देखो उसने क्या बताया अपने को वो लाइन में, कैरिंग वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल ऑफ ₹4 करोड़ रिप्रेजेंट इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मतलब ये कितना है? 4 करोड़, और हो सकता है ये 5 करोड़ रहेगा लेटेस्ट से, तो विच एवर इज लेस लेते हैं।
बेसिकली इंडेक्स 105 में इंडेक्स 2 का वो फ्लेवर आ जाता है बिकॉज वो यूज होना स्टॉप हो गया। ठीक है, हम लोग उसको एनआरवी नहीं बोलते, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। एनआरवी किधर बोलते हैं, इंडेक्स 2 में बोलते हैं। तो इसमें एक नोट लिखेंगे हम लोग। तो उसने बोला है कि carrying value of non-current asset held for sale of rupees 4 crore represent its fair value less cost to sell in accordance with the relevant index। relevant index के यहाँ पे लिख दो, इंडेक्स कौन सा, 105, इंडेक्स 105। तो ये अपना पांचवा पॉइंट हो गया। नंबरिंग्स दे देना, बहुत आसान, आगे बहुत इजी हो। देखो डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन, सब चीज पार्ट पार्ट करके सब आ जाएगा, लेकिन सब चीज क्या कवर हो रहा है। फिर उसके बाद इन कंसिडरेशन ऑफ द एडिशनल स्टेक कितना लिया, 45% by H Limited on 1st January 2017, it has issued to the selling shareholders of H Limited one equity share of H Limited for every 2 shares। तो सामने वाले का 2 शेयर लेते तो अपन अपना कितना देते, 1 शेयर देते। नाउ फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ H Limited एज ऑन 1st January 17, 1st January 17 जहां जहां आता है ना डीओए लिख देने का, इज रुपीज 10,000 पर शेयर, 10,000 पर शेयर का फेयर वैल्यू है। तो जरा बैलेंस शीट देखते हैं। अब बैलेंस शीट जो आपको दिया, ये रहा शेयर कैपिटल। एक तो आपको दिया है, आई थिंक बैलेंस शीट रुपीज इन करोड़ से, तो एक तो आपको 12 करोड़ दिया है, 50.4 है। 50.4 क्या है, वो तो फेयर वैल्यू है। 50.4 जो है आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वैल्यू ऑफ द कंपनी है एक्वायरी का। और 12 करोड़ है, 12 करोड़ डिवाइड बाय 100 करोड़ कितना हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा, यानी कि 12 लाख होएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 0.12 करोड़ शेयर्स, बराबर है। और सामने वाले के आप 0.12 करोड़ शेयर्स लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 45% ही एक्वायर किया ना, लेकिन नहीं 15% तो पहले से एक्वायर करके रखा हुआ था, और अभी हमने 45% किया। तो इसमें कैसे होएगा, देखो हम लोग कौन है, एच लिमिटेड है, और सामने वाला जो एक्वायरी है वो कौन कौन है, एस लिमिटेड है। उसके नंबर ऑफ शेयर्स हमने कैलकुलेट किया, कितना, 0.12 करोड़ शेयर्स। उसमें से आपने कितना एक्वायर किया, 45% एक्वायर किया, मतलब 0.054 आएगा, 0.054 शेयर्स आया। ठीक है, और हम लोग कितना इशू करें, 1:2, यानी कि 1:2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा एक शेयर जाएगा डिवाइड बाय 2, यानी कि हमारे नंबर ऑफ शेयर जाएंगे 0.027 करोड़ शेयर्स, बराबर। और एक शेयर कितने का बोला उसने, इंटू 1 करोड़ करता हूं, तो 2,70,000 शेयर जाएगा, इंटू 10,000 रुपए का एक शेयर, इंटू 10,000, तो बहुत ज्यादा, डिवाइड बाय 270 करोड़। तो 270 करोड़ आपका जो है इक्विटी शेयर जो आप इशू कर रहे हो उसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये डिटेल में देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद तो देखो यहां से जो भी आपको चीज दिया है ना, ये आपको पीसी के हिसाब से दिया है। तो ये मेरा नंबर 6 पॉइंट चालू हुआ है। अच्छा, यहाँ पे तो ये एक पार्ट आया पीसी का। उसके आगे दूसरा पॉइंट जो पीसी का आ रहा है, ऑन 1st Jan 2017 डेट ऑफ एक्विजिशन को एच लिमिटेड हैज पेड रुपीज 50 करोड़ इन कैश। तो कुछ तो उसने 2,70,000 का शेयर्स दे दिया पीसी के नाम का, और क्या दिया, 50 करोड़ इन कैश दे दिया टू द सेलिंग शेयर होल्डर्स ऑफ एस लिमिटेड। तो ये भी बात पीसी का पार्ट आएगा। एडिशनली ऑन 31 मार्च 2019 मतलब 1-2 साल के बाद, he will pay रुपीज 30 करोड़ टू द सेलिंग शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड। अब विल पे बोला है कि मे बी, विल मतलब डेफिनेटली पे करेगा, मतलब डेफर्ड कंसिडरेशन। और इफ रिटर्न ऑन द इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज मोर देन 25% पर एनम, एच लिमिटेड एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ दिस ऑब्लिगेशन एज ऑन 1st Jan 17 रुपीज 22 करोड़। और 31 मार्च का भी दिया है, पर 31 मार्च से अपने को लेना देना नहीं, अपना तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 1st Jan। नॉर्मली हम लोग उसका प्रेजेंट वैल्यू लेते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा इंटरेस्ट रेट कुछ दिया नहीं, वो लोग ने फेयर वैल्यू दे दिया। तो हम लोग को 22 करोड़ भी पार्ट ऑफ पीसी आया। तो पहला तो 270 करोड़ आया, दूसरा क्या आया, 50 करोड़ आया, तीसरा क्या आया, 22 करोड़ आया। The change in the fair value of the obligation is attributable to the changes in the facts and circumstances
आफ्टर द एक्विजिशन डेट। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। मतलब यहां से लेके यहाँ का एक पार्ट है पीसी का, टोटल 3 पीसी के पार्ट मिल चुके अपने को। इफ जो दिया ना वो लोगों ने, किधर गया वो इफ को भी सर्कल कर लो, तो इफ आने की वजह से वो कंटिंजेंट भी हो जाता है। मतलब विल पे करेगा तो डेफर्ड है, लेकिन इफ वर्ड आ गया तो कंटिंजेंसी, इफ को सर्कल कर ले तो कंटिंजेंट हो जाएगा। अभी देखो, पहले पीसी का मैं अमाउंट लिख लेता हूँ, जो जो हमको मिल गया है। क्या क्या अमाउंट मिला है? 270 करोड़ मिला था, 270, और कैश आपने पे किया कितना? 50, और 22 करोड़ का फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन आ गया। ठीक है, और आपको यहाँ पे एडिशनल चीज दिया, कोटेड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एज ऑन वेरियस डेट्स दिया। क्यों दिया रहेगा ये सब आपको? एग्जिस्टिंग स्टेक, और एग्जिस्टिंग स्टेक डेट ऑफ एक्विजिशन तो अपना 1 जनवरी 2017 है। अब एग्जिस्टिंग स्टेक के हिसाब से जाएंगे तो सामने वाले के 0.12 करोड़ शेयर है, बराबर। उसमें से आपने कितना एक्वायर करके रखा हुआ था? 15% एक्वायर किया था। मतलब आपके पास 0.018 करोड़ शेयर्स था, इंटू 395 करते हैं तो कितना होता है? 7.11। तो 7.11 इधर ऐड हो जाएगा। और मेरा पीसी आगे पहले देख लेते हैं। ऑन 31 में तो ओके, यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा 6th पार्ट, ऐसा पार्ट्स बना लेना आप लोग। तो ये पूरा का पूरा जो 6th पार्ट है, ये आपका पूरा आपको पीसी के कैलकुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, बहुत नजदीक पहुंच गए, 80% हो गया है। तो अभी तक अगर आप देखो तो फर्स्ट में 6 पार्ट हो गया है, और 7वां पार्ट एक और आ रहा है। तो फर्स्ट में तो आपको एग्जिस्टिंग स्टेक दिया, दूसरे में बैलेंस शीट ऑफ एक्वायरी दिया, तीसरे में आपको आरओयू एसेट दिया, फोर्थ में आपको कंटीजेंट कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी दिया, तो वो भी आप टेक ओवर करेंगे। और उसमें कुछ बोला कि भाई ये टैक्स डिडक्टिबल नहीं है, ये टैक्स डिडक्टिबल है, तो वो हम लोग देखेंगे डेफर्ड टैक्स के कैलकुलेशन के टाइम पे। पांचवें में आपको नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल दिया, तो विच एवर इज लेस लेते हैं। और 6 में आपको पीसी दिया। अभी सातवां पॉइंट, ऑन 31 में 2017 ही लर्न दैट, अभी 31 में मतलब 3-4 महीने के बाद, he learned that certain customer relationship existing as on को सर्कल करेंगे, so existing as on date of acquisition, और certain को भी सर्कल करेंगे, which made the recognition criteria of intangible asset as on that date were not considered। अभी देखो, सीआरएम को वो लोग इंटेंजिबल एसेट बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या? जैसे पेटेंट्स को इंटेंजिबल बोलते हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि उनका सीआरएम इतना अच्छा था, हम जिसको एक्वायर कर रहे हैं एक्वायरी का, कि वो सीआरएम को उन्होंने एज एन इंटेंजिबल माना हुआ था। और उनका सीआरएम इतना अच्छा होने की वजह से एक्वायरर को भी उसका फायदा मिलेगा, लेकिन उसने कंसिडर नहीं किया, और वो मीट कर रहा है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो इंटेंजिबल एसेट का जो एएस इंडेस है, उसके हिसाब से वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो हम उसको आर्ग्यू नहीं कर सकते। बट हम लोग ने उसको कंसिडर नहीं किया। वेर नॉट कंसिडर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। मतलब 1 जनवरी को कंसिडर नहीं हुआ। नाउ द फेयर वैल्यू ऑफ सच कस्टमर रिलेशनशिप एज ऑन 1 जनवरी 2017 was rupees 3.5 करोड़। Assume there are no temporary difference associated with customer relation, because इस पे वो लोग बोल रहे हैं इस पे deferred tax को मत consider करो। On 31st May itself, S Limited further learned that due to additional customer relationship, तो यहाँ पे additional को circle करेंगे, being developed during the period from 1st January, तो ये तो after DOA है ना, this is after DOA, बाजू में आप लिख दोगे आफ्टर डीओए, और वो तो एज ऑन डीओए था ऊपर वाला। द फेयर वैल्यू ऑफ सच कस्टमर रिलेशनशिप हैज इंक्रीज टू ₹4 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2017। नाउ ऑन 31 दिसंबर 2017, H Limited has established that it has obtained all the information necessary for the accounting of business combination। तो ऑन 31 दिसंबर मतलब विद इन 1 ईयर हो गया, क्योंकि आपका डेट ऑफ एक्विजिशन तो क्या था? 1 जनवरी 2017 था, वहां से 31 दिसंबर तक आ गया, मतलब विद इन 1 ईयर। तो हम लोगों ने सीखा था क्या? मेजरमेंट पीरियड।
तो अगर यू गेट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऊपर वाला एडजस्ट कर सकते हैं, ये वाला एडजस्ट कर सकते हैं, आफ्टर डीओ एडजस्ट नहीं होएगा। सो एस लिमिटेड हैज एस्टैब्लिश्ड necessary for the accounting of business combination and that more information is not obtainable। तो यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, वो बोल रहे हैं अभी बहुत हो गया क्वेश्चन, अभी अपन स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट यहां तक, ये आपका हो जाता है नंबर 7, और इसके नीचे एक लाइन खींच देता हूं मैं। तो नंबर 7 तक आप पहुंच गए, और लास्ट में एस लिमिटेड एंड एस लिमिटेड आर नॉट रिलेटेड पार्टीज। जोश जोश में उसने इंडेक्स 24 के ऊपर उसकी भी बात किया, पर वो बोल दिया नॉट रिलेटेड पार्टीज, एंड फॉलो इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इनकम टैक्स रेट इज 30%, मतलब डेफर्ड टैक्स आपको आएगा। तो आप कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स को कंपेयर करोगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड योर डिटेल रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग अलॉन्ग विथ रीजनिंग एंड कंप्यूटेशन नोट्स, मतलब नो शॉर्टकट, ठीक है। व्हाट शुड बी द गुडविल और बार्गेन परचेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ये थोड़ा इजी था बिकॉज आपका गुड, ये पीसी आपको मिल गया। अगर आपको पीसी मिल गया और आपका जो स्टेक है वो कितना परसेंट हो चुका है, 65, 15 प्लस 45, 60% हुआ है, तो आपका जो एनसीआई है वो 40%। अच्छा, एनसीआई को लेके कुछ फेयर वैल्यू नहीं दिया हुआ, एमपीएस भी नहीं दिया है, उसके सामने वाले का दिया रहता तो अपन फेयर वैल्यू पे करते हैं, लेकिन अब अपने को पहले नेट एसेट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेट एसेट्स के लिए आपको एक्वायरी का बैलेंस शीट दिया है, तो नेट एसेट्स आप कैलकुलेट करोगे, नेट एसेट से अपने को एनसीआई मिलेगा और अपने को गुडविल और बार्गेन परचेस मिल जाएगा। आगे बोला फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, फॉर दिस पर्पज मेजर एनसीआई यूजिंग प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द फेयर वैल्यू, मतलब वो लोग खुद ही बोल रहे हैं प्रोपोर्शनेट नेट एसेट फॉलो करो। Will the amount of NCI, goodwill or bargain purchase so recognized in A above change subsequent to 31st March 17? Yes, change होएगा, क्योंकि एडिशनल जो कस्टमर रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था वो आपका चेंज होने वाला है, तो उसके हिसाब से अपने को वो दिखाना पड़ेगा। What should be the accounting treatment of the contingent consideration as on 31st March 2017? कंटीजेंट कंसिडरेशन यानी कि कौन सा कंटीजेंट कंसिडरेशन, वो इफ वाला जो सर्कल किया था ना, तो देखो कंटीजेंट कंसिडरेशन आ जाता है इंडेक्स 109 में नॉन करंट लायबिलिटी, और उसकी फेयर वैल्यू चेंज हो रही है। देखो 22 करोड़ आपने रिकॉर्ड किया था, 1 जन को 22 करोड़ था, और 31 मार्च को कितना हो गया, 23 करोड़, तो वो 1 करोड़ एफवीटीपीएल में जाएगा, तो वो इंडेक्स 109 का पार्ट आया, ठीक है। तो आंसर उतना बड़ा नहीं है, जैसा कल जो पिछला लेक्चर में अपने रिवर्स एक्विजिशन किया, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिर भी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ इसमें कवर हो जाता है, और आपके पास हिम्मत होनी चाहिए इसको खुद से सॉल्व करने की ब्लैंक पेज पे, ठीक है। अभी तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको शुरू करते हैं। तो पहले समरी ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट, एग्जिस्टिंग स्टेक का इंफॉर्मेशन दिया, पहले से आपने परचेस करके रखा था 15%, डेट ऑफ एक्विजिशन को कितना एक्वायर किया, 45%, तो टोटल स्टेक 60% होएगा, और एनसीआई है 40% हो जाएगा। बैलेंस शीट ऑफ एक्वायरी एस लिमिटेड गिवन टू विद द पर्पस टू कैलकुलेट नेट एसेट्स, आरओयू एसेट नंबर 3 इंडेक्स 116, फिर कंटीजेंट कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी नंबर 4। पांचवे में मैंने वो प्रोविजन ही लिख दिया, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, इंडेक्स 105 क्या बोलता है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लेस, वो उसको इन द नेचर ऑफ इन्वेंट्री मानता है। अच्छा, नंबर 6 पे क्या आएगा, पीसी। पीसी को लेके बहुत सारी बातें हैं, तो वो अपन बार बार लिखने का जरूरत नहीं, तो 4-5 चीजें आएगा। और सातवें में क्या आएगा, मेजरमेंट पीरियड। मेजरमेंट पीरियड मतलब विद इन 1 ईयर अगर आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है विद रिस्पेक्ट टू कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो उसको अपन गुडविल को चेंज कर सकते हैं, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेस को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद इनकम टैक्स रेट आपको दिया है, तो कभी भी टैक्स रेट दिया मतलब कि डेफर्ड टैक्स आएगा, therefore deferred tax will come। और 9th में आपको रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड पार्ट ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन देख लेंगे। ये समरी ऑफ क्वेश्चन। ओके, अब इसके बाद
चाहिए तो फ्रेश पेज ले लो, और इसके बाद अभी फ्रेश पेज से अगर करेंगे तो अच्छा है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द एक्वायरर, तो रिवर्स एक्विजिशन वगैरह कुछ है नहीं इसके अंदर। तो स्टेप 1 पे आप लिखोगे एक्वायरर इज इक्वल टू, कौन है एक्वायरर? एच लिमिटेड। सेकेंड, आपका डेट ऑफ एक्विजिशन, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है आपको डेट ऑफ एक्विजिशन का, 1 जनवरी 2017। थर्ड, थर्ड क्या करेंगे आयुष? कैलकुलेशन ऑफ पीसी, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। अच्छा, अभी कैलकुलेशन ऑफ पीसी जब करते हैं तो सबसे आपने पीसी को अलग अलग चीजें दिया है। पहला आपने उनको शेयर्स दिया, फिर आपने उनको कैश दिया, और फिर फिर कंटिंजेंट कंसिडरेशन आ गया, उसका फेयर वैल्यू लेंगे, और चौथा एग्जिस्टिंग स्टेक। ये चार चीजें पीसी में, तो इसमें तो आप लोग चैंप हो, ठीक है। तो नंबर 1 शेयर्स। अच्छा, शेयर्स को लेके वापस वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। एच लिमिटेड ने एक्वायर किया, और फिलहाल उसने एक्वायर कितना किया? 45%। किसका? एस लिमिटेड का। एस लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर हम लोग ने बैलेंस शीट में लिख दिया था, कितना था वो? 0.12 करोड़ शेयर्स, जिसका 45% आपने एक्वायर किया। तो इंटू 45%, 0.054। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.054 शेयर्स, और बदले में हम लोग उसको इशू करेंगे। तो उसके 2 शेयर आते हैं ना, तो हम लोग अपना 1 शेयर देते हैं। तो 1:2, 0.054, तो 0.027 शेयर्स। ये क्रोर्स है, तो नीचे 2,70,000 शेयर्स इंटू 10,000 रुपए का 1 शेयर। और बाहर जो एक आउटर कॉलम बना लेना, बाहर हम लोग रुपीज इन क्रोर्स में लिखेंगे, रुपीज इन क्रोर्स। आपको टेस्ट में आएगा ये क्वेश्चन। तो कितना हो जाता है? 270 करोड़। ठीक है, लिख लो, इतना लिख लो पहले। अब देखो, ये आपने कैलकुलेट किया। अब इसके बाद नंबर 2 पे, तो शेयर्स हो गया, फिर आपने कैश पे किया। कैश कितना पे कर रहे हैं हम लोग? 50 करोड़। और नंबर 3 पे फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट का, वो इफ वर्ड आया ना, इसलिए वो कंटिजेंट हो गया। इफ वर्ड नहीं होता ना तो ठीक है, डेफर्ड रहता था। तो फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन, और कौन सा फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट कंसिडरेशन लेंगे हम लोग? 1 जनवरी 2017, डेट ऑफ एक्विजिशन का, और अमाउंट आपको दिया है 22 करोड़। और इतना लिखने के बाद लास्ट में फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेक, नंबर 4, फेयर वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेक। तो 0.12 करोड़ शेयर थे उनके, उसमें से 15% हमारे थे, तो 15% क्या मतलब? 0.018 करोड़ शेयर्स आया, और मल्टीप्लाई 395 लेंगे, बिकॉज ये 1 जनवरी 2017 का वैल्यू है, डेट ऑफ एक्विजिशन के डेट का वैल्यू है। तो ये आता था कितना? 7.11 करोड़। ये सब हो गया, इसको टोटल करेंगे कितना होता है ये? तो आपका जो पीसी है 60% के हिसाब से आता है 349.11 करोड़, और एनसीआई लेंगे 40%, मगर उसका प्रोपोर्शनल नेट एसेट बोला है, ये दोनों का टोटल आएगा। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का अपने को टेबल बनाना पड़ेगा अलग से, और जो वैल्यू वहां से मिलेगा उस वर्किंग नोट का नंबर डालेंगे यहाँ पे। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका गुडविल और बार्गेन परचेस आएगा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। आप देखो एक बार अपना
थियरी स्ट्रांग रहता ना प्रोविजंस का, फिर सम आप कोई भी कर सकते हो, इसलिए वो एक एक थियरी एकदम डिटेल में अपन ने डिस्कस किया। तो ये क्वेश्चन अपन कर पा रहे, डायरेक्ट इस पे जंप करते हैं तो थोड़ा इशू आता है। तो नंबर 4, नेट एसेट्स टेकन ओवर, नेट एसेट्स टेकन ओवर, कभी टेक ओवर कर रहे हैं उसको, और फेयर वैल्यू पे लेंगे क्योंकि ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है, सो इट विल बी टेकन ओवर एट 1 Jan एट फेयर वैल्यू ऑन 1 Jan 17, ब्रैकेट में लिख देना सिंस इट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। और हम लोग दोनों भी लिखेंगे, कैरिंग वैल्यू का भी कॉलम बनाएंगे और फेयर वैल्यू का भी। क्यों? क्योंकि डेफर्ड टैक्स आएगा इसके लिए, पहले भी हमने पहले के क्वेश्चंस में ऐसा किया था। तो यहाँ पे कैरिंग वैल्यू, यहाँ पे फेयर वैल्यू, रुपीज इन क्रोर्स। देखो क्वेश्चन में ये जो चीज है ना, इन्वेंट्री का वैल्यू, ये इधर आना चाहिए था सामने, तो उधर 2020 आना चाहिए। और ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो भी कितना आना चाहिए, 2020, ठीक है। और उसके बाद आपका जो कैश है ना वो 4 रहना चाहिए, क्योंकि जो जो कैरिंग वैल्यू और वो फेयर वैल्यू आपका नॉर्मली जो है वो उसको 4 करना, किसको, कैश को। तो ये आपका कैश है बेसिकली, कैश हेल्ड इन फंक्शनल करेंसी, 4 और 4। और नॉन करंट एसेट बराबर है, ये नॉन करंट एसेट है क्या, 4 और 4.5 वो बराबर है। और आपका इन्वेंट्री कौन सा है, ये 20 वाला, और ट्रेड रिसीवेबल्स कौन सा है, ये 20 वाला। समझा आपको? अदर करंट एसेट्स का पार्ट है नॉन करंट एसेट्स। अच्छा, ये नॉन करंट एसेट 4.5 आया, लेकिन वो लोग ने तो अपने को बोला ना कॉस्ट और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल विच इज लेस, तो वो लोग ने अपने को 4 करोड़ दिया हुआ है नीचे। तो अगर आप इसको चाहिए तो 4 भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट में ही बोला है ना, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, तो अपन 4, इसको भी 4 ब्रैकेट में एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेंट्री है 20 और 20, मैं रिपीट करता हूँ, बराबर एरो बना लो या तो नया ब्रैकेट बना लो साइड में। इन्वेंट्री है 20 करोड़ और 20 करोड़, ट्रेड रिसीवेबल है 20 करोड़ और 20 करोड़, कैश है 4 करोड़ और 4 करोड़, और नॉन करंट एसेट है 4 और 4.5, लेकिन 4.5 को कट करके 4 किया क्योंकि उसके बारे में एडजस्टमेंट था, विच एवर इज लेस। ओके, तो देखो अभी बाकी सब बराबर है। तो देखो पीपीई पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पीपीई का जो वैल्यू है, फेयर वैल्यू, वो तो 90 रहे, 90 लेंगे बराबर है, ये 30 आएगा, ये 350 आएगा, ये 20 बराबर है, ये 20 बराबर है, ये 4 और ये 4। मगर एक इंडेमनिफिकेशन एसेट था 1 करोड़ का, वो कंटीजेंट, तो वो इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपन करते हैं, टोटल करेंगे तो ये टोटल मिलेगा। फिर लाइबिलिटी की बात करते हैं, बोरिंग्स 20 बराबर है, 28 भी बराबर है, और ये 3 और 4 भी बराबर है, 3 और 4 भी बराबर है। लेकिन फिर बचा क्या, कंटीजेंट। कंटीजेंट दो थे, 0.5 था और 2 था, तो मतलब 2.5 लाइबिलिटी में ऐड होएगा और 1 करोड़ उधर ऐड होएगा, एकदम सिंपल है। और कैरिंग वैल्यू तो जैसा है वो वैसा आपको लिखने का, ठीक है। तो देखो इसको बना लेते हैं, यस, इधर देखो, तो नेट एसेट्स टेकन ओवर, तो यहाँ पे ये इसके बारे में ना एक हैश मार्क किया है इधर, यहाँ पे, ताकि उसके ऊपर अपन नोट लिख सके, ठीक है। अच्छा, इसमें ये आया और ये इधर आया, यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया कि 2.5 में 0.5 और 2 को किया है। तो ये 2 को क्रॉस मार्क क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि इस पे टैक्स डिडक्शन नहीं होएगा, क्योंकि वो टैक्स के ऊपर ऑलरेडी टैक्स था वो। तो अगर आप क्वेश्चन देखो तो इनकम टैक्स डिमांड इज 2 करोड़ फेयर वैल्यू, तो वो वापस से टैक्स डिडक्ट नहीं होएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे ही यहाँ पे भी किया है, ये जो 1 करोड़ इंडेमनिफिकेशन एसेट है इसको भी क्रॉस मार्क किया, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला है। तो क्वेश्चन ने ही बोला था any amount which would be received in respect of the amount above undertaking, let us say 1 crore receive हुआ, shall not be
टैक्सेबल, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, दिखा आपको? ठीक है, तो उसको भी हम लोग डेफर्ड टैक्स के कैलकुलेशन के टाइम पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो अपना ये जो टोटल है ना, ये चेंज होएगा, लेकिन किसके लिए चेंज होएगा? डेफर्ड टैक्स के लिए। अदरवाइज ये टोटल बराबर है। यानी कि जब हम नेट एसेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 519 और 57.5 आएगा। तो टोटल कैसे चेंज होएगा देख लेते चलो। तो आपका जो टोटल है इधर कितना आएगा? 518 आएगा। किसको लेके? डेफर्ड टैक्स को लेके। मैं डीटी लिखता हूँ। और यहाँ का जो टोटल है 2 करोड़ कम कर देते हैं तो 55.5 आएगा, वो डेफर्ड टैक्स को लेके आएगा। और 518 माइनस 55.5 करो कितना होता है? 462.5 होता है। ठीक है, और 208 माइनस 55 अगर कैरिंग वैल्यू करते हैं तो वो कितना होता है? 153 होता है। तो फेयर वैल्यू इज मोर देन द कैरिंग वैल्यू, तो डीटीएल आता है। तो यहाँ पे आपका जो फेयर वैल्यू है वो कितना है? 462.5 आया। और आपका जो ये है कैरिंग वैल्यू वो कितना है? 153 आया। तो आपका यहाँ पे डीटीएल आता है 462.5 माइनस 153 इंटू 30%। तो 92.85 का क्या आया? डीटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। इसके ऊपर नोट हम लोग ने पहले भी लिखा था पहले क्वेश्चंस में। और ये 92.85 आपने माइनस किया। लेकिन ये जो 461.5 लिया वो क्या लिया? उसमें तो हमने सब चीज कंसिडर की। 461.5 से 92.85 माइनस किया तो आपको नेट एसेट्स आफ्टर डेफर्ड टैक्स मिल गया 368.65। इसको आप ऊपर लेके जाओगे पीसी के कैलकुलेशन के टाइम पे, और उसका 40% लेके आपको गुडविल मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 127.92। और एक बार आप गुडविल पे आ गए फिर उसके बाद आपका एक ही एडजस्टमेंट बचता है, मेजरमेंट पीरियड का बचेगा। मतलब क्या ये गुडविल चेंज होएगा आगे जाके? एक एक चीज के लिए चेंज होएगा, दूसरे के लिए चेंज नहीं होएगा। ठीक है, चलो ये बना लो आप लोग। ये हैश वन हैश टू जो दिया है ना उस पे नोट है, तो वो नोट हम लोग लिखेंगे। ये हो गया, ऊपर का हो गया आपका। ये लिखा आपने हैश वन हैश टू। बाजू में डेफर्ड टैक्स का टोटल लिखते हैं। तो डेफर्ड टैक्स के हिसाब से 518 लिखोगे और ब्रैकेट में लिख दोगे डीटी, तो इजी हो जाए। इसने लिखा नहीं मगर लिखना चाहिए था। और यहाँ पे 2 करोड़ कम हो जाएगा क्योंकि टैक्स के ऊपर वापस से टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। डीटी नहीं, वो जो 2 करोड़ है ना जो पहले नहीं लिया वो अभी पेएबल आने वाला है। तो अगर उसको पेएबल लेंगे तो अपन तो फेयर वैल्यू पे जा रहे हैं ना। तो अगर हम उसको कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे तो दो दो बार टैक्स डिडक्शन हो जाएगा। मतलब वो टैक्स तो आप पे कर रहे हो, तो इनकम टैक्स को जो पुराना गलती आप पे कर रहे हो इसको उसको पीएनएल में डेबिट नहीं करना चाहिए। टैक्स डिडक्टिबल नहीं होना चाहिए, टैक्स पे टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। बिजनेस एक्सपेंसेस है तो डिडक्शन मिलेगा। ये सेक्शन 40A बोलता है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट का। तो डीटी के हिसाब से 518 माइनस 55.5 तो 462.5। ये किसके हिसाब से आया? डेफर्ड टैक्स के हिसाब से। ये लिखा आप लोगों ने। इंडेक्स 12 इनकम टैक्स के हिसाब से फेयर वैल्यू इज मोर देन द कैरिंग वैल्यू, तो डीटीएल आता है 92.85 का आपका डीटीएल आएगा। चलो डन। आपने ये अपडेट किया आपका गुडविल? गुडविल को अपडेट कर लो। तो नेट एसेट्स आपका 368.65 आया है। 368.65 उसका 40% एनसीआई 147.46, तो गुडविल आता है 127.9।
अब देखो कुछ नोट्स है तो जैसा अकॉर्डिंग टू इंडेक्स 103 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल विल बी शोन एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। या तो ये नोट एक्चुअली चेंज करते हैं अपन, तो आप लिखना एज पर इंडेक्स 105, पहले इंडेक्स 105 का नोट लिखेंगे एज पर इंडेक्स 105 कॉमा non current asset held for sale, non current asset held for sale will be shown at, और ऐसे लिख लो जैसा बोर्ड पे लिखा वैसा लिखो। और क्वेश्चन ने ना अपने को डायरेक्ट ये 4 करोड़ दे दिया, ये 4 करोड़ अपने को डायरेक्टली दे दिया, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन एडजस्टमेंट बेसिकली। ठीक है, ये भी लिख लेना। तो आगे नोट क्या लिखा है उसमें कि 103 जो है ना, जो 105 ने जो वैल्यू दिया उसको रिस्पेक्ट देते हुए वही वैल्यू को कंसीडर करता है। ठीक है, ये लिखने के बाद आप लिखना एज पर इंडेक्स 103 as per index 103 comma non-current asset held for sale will be shown at rupees 4 crore, will be shown at rupees 4 crore, will be shown at rupees 4 crore, ब्रैकेट में in line with index 105, ब्रैकेट में in line with index 105, in line with index 105। बराबर, तो ये आपका था नोट 1 4 करोड़ का। फिर 1 करोड़ का इंडेमनिफिकेशन एसेट का नोट आएगा कि इट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, वो तो क्वेश्चन नहीं बोला आपने को। तो नोट नंबर 2, indemnification asset is not taxable, is not taxable as said in the question. Indemnification asset is not taxable as said in the question, as said in the question। नहीं नहीं, एग्जाम में नहीं। ब्रैकेट में therefore it is not considered, ब्रैकेट में therefore it is not considered for deferred tax calculation, therefore it is not considered for deferred tax calculation। अच्छा, फिर ये जो आपने कंटिंजेंट कंसिडरेशन, कंटिंजेंट लाइबिलिटी टेक ओवर किया उसके ऊपर नोट। तो नेक्स्ट नोट एक लाइन छोड़ के, कंटिंजेंट लाइबिलिटी टेकन ओवर, कंटिंजेंट लाइबिलिटी टेकन ओवर, और उसमें भी जो नोट है वो 2 करोड़ के ऊपर है। तो आगे आप लिखोगे इनकम टैक्स ऑफ रुपीज 2 करोड़ पेएबल, इनकम टैक्स ऑफ रुपीज 2 करोड़ पेएबल। अभी इंडेक्स 37 तो मना कर रहा है, मगर 103 तो ओवरराइड करता है इंडेक्स 37 को। तो इनकम टैक्स ऑफ रुपीज 2 करोड़ पेएबल will not be considered again for tax deduction, will not be considered as tax deduction, will not be considered as tax deduction। ये नोट भी इंस्टीट्यूट को ना क्वेश्चन में दे देना चाहिए था, बिकॉज ये इनकम टैक्स का पेपर नहीं है। ब्रैकेट में चाहिए तो आप लिख दो सेक्शन 40 स्मॉल ए, 40 ब्रैकेट में स्मॉल ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज।
and therefore not considered for deferred tax calculation. And therefore not considered for deferred tax calculation. लेकिन जो 0.5 करोड़ था उसको लेके कुछ नहीं बोला है, बराबर। तो 0.5 को आपने कंसीडर किया, लास्ट एक लाइन छोड़ के। लॉसूट fair value of 0.5 crores, lawsuit fair value of 0.5 crores his tax deductible. अच्छा क्वेश्चन नहीं बोला है ना वो। Any amount which would be paid in respect of lawsuit his tax deductible as said in the question, as said in the question, and therefore considered while calculating deferred tax, and therefore considered while calculating deferred tax. अभी भी क्वेश्चन जो है खत्म नहीं हुआ क्योंकि आगे मेजरमेंट पीरियड की बात है। तो आपका जो गुडविल है वो कितना है आप लोगों का? गुडविल आया है 127.92, लेकिन 127.92 जो गुडविल है वो चेंज हो सकता है मेजरमेंट पीरियड के टाइम पे। तो देखो यहाँ पे ये लोग ने क्या बोला कि certain customer relationship existing on 1st January 2017 which met the recognition criteria of intangible asset were not considered during the accounting of business combination for the year ending 31st March 2017. The fair value of such customer relationship is 3.5 crore. यानी कि अगर आप ये 3.5 वो जो मेरा कैलकुलेशन था वो दिख, ठीक है। तो आपका रिवाइज गुडविल रिवाइज एनसीआर 125.82 और 148.86। ये था वो मेरा कैलकुलेशन। तो मैंने क्या किया, नेट एसेट 368.65 को 3.5 करोड़ से इंक्रीज किया क्योंकि ये क्या था आपका इंटेंजिबल एसेट जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए था। तो 372.15 आया, 372.15 को फिर हम लोग इधर लेके गए। ओके, और ये लिखने के बाद आपका लास्ट पार्ट, ये आपका लास्ट पार्ट आ जाएगा। ये किसके हिसाब से हो रहा है? इंडेक्स 109 के हिसाब से। एडिशनल नोट्स
According to Ind AS 103, the classification of lease, which is originally determined at inception of lease as right of use asset, should not be changed at the time of business combination. तो जो क्लासिफिकेशन 116 ने बताया 103 वही क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेगा. अच्छा, ये अभी लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा आज के आज. मेन चीज या तो रात को या सुबह प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ठीक है, समरी तो आपने पहले ही बना लिया था. चलो क्लोज करते हैं.